सो टर्निंग सर्कल 2 क्लासेस, चलिए ठीक है। संजीव भाई, हेलो। हाँ संजीव भाई, कंट्रोल दे दो यार। सर आप आ गई बात से सर? हाँ सेकंड में उसमें जूनियर में ना सर? हाँ, जूनियर में। ठीक है सर। Okay, thank you. Okay, so I'll be sharing the paint with you. कहाँ गया पेंट? राइट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपके साथ, आप लोग सब लोग को? यस सर। यस सर। ओके, सो कल फिर से मैं वो पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहले क्या था, लोडेड था हमारा जहाज, दूसरा इवन कील पे था, तीसरा हमारा अपराइट था, मैं अपराइट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चौथा, we were conducting at full speed, we were conducting to port or to starboard rather, then we were doing it in open waters, और हमने जूम किया था हमारा फिक्स पिच प्रोपेलर है, राइट हैंडेड। सो अभी तक, अब कल हमने काफी कहाँ तक कर लिया था, लोडेड का कर लिया था हम लोगों ने, और लाइट का कर लिया था, इवन कील था, डाउन बाय हेड डाउन बाय स्टर्न कर लिया था, अपराइट का कर लिया था लेकिन फिर कर लेंगे आज, फुल स्पीड स्लो स्पीड में कर लिया था, स्टारबोर्ड पोर्ट कर लिया था, और ये करना है, ठीक है। सो नंबर 3 वाला जो है अपराइट वाला, उसको रिपीट करेंगे, एंड फिर ओपन वाटर्स एंड शैलो वाटर्स में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक पीपीटी दिखा दूंगा, और भी चीजें हैं। लाइट वेट में आपने स्पीड लॉस्ट नहीं बताया था सर वो अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ, वैसे स्पीड लॉस ना तुम्हारा चाहे लाइट हो चाहे लोडेड हो, स्पीड लॉस आपका वही रहेगा। लेट्स से आपका जहाज ये है और ये आपने कर लिया स्पीड, राइट, इधर आगे हो आप, इधर आगे हो 90 और 180 पे, यहाँ पे 25% स्पीड लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1/3 स्पीड लॉस हो रहा है। आपकी स्पीड अगर आप लोडेड हो तो आपकी स्पीड थोड़ी कम रहती है ना, राइट। तो यहाँ पे 12 नॉट्स है तो आपका स्पीड लॉस लोडेड के हिसाब से हमने लिया था। लेकिन अगर आप लाइट में हो तो आपकी स्पीड नॉर्मली क्या रहेगी, 13 नॉट्स 14 नॉट्स एट द मोस्ट, राइट। 1-2 नॉट ही तो ज़्यादा मिलेगा आपको, जो डिज़ाइन स्पीड होती है शिप की उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना। आपने जो 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 मैनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसमें जो डिज़ाइन स्पीड दी जाती है जहाज की, दैट डिज़ाइन स्पीड आपकी लोड कंडीशन की होती है। अगर आप जब आप उसमें आओगे ना आगे फेज 2 में जब आओगे, लंबा टाइम अभी तो वहाँ पे एक क्लॉज होता है, उस पर लिखा होता है स्पीड अबाउट so many knots fully laden
फुली लेडन मतलब फुल कार्गो के साथ, इन गुड वेदर कंडीशंस up to and including wind force so and so on the Beaufort scale on a consumption of about so many metric tons of fuel oil of so and so CST. अब CST समझते हैं आप? फ्यूल ऑयल का ग्रेड होता है ना, 180 CST, 380 CST, ऐसे विस्कोसिटी होती है. सो ये लिखा रहता है उसमें कि वेसल जो है विल बी डूइंग अ स्पीड ऑफ लेट्स से 20 knots, fully laden मतलब fully loaded in good weather conditions up to and including wind force 3 on the Beaufort scale on a consumption of about 40 metric tons of fuel oil of say 360 CST. ये लिखा रहता है चार्टर पार्टीज में, ठीक है. सो ये जो स्पीड दी होती है, जो डिजाइन स्पीड होती है, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते. जितने भी टेस्ट करते हैं, जो मैंने कहा ना, आपने ये जो आपको जो मैंने टर्निंग सर्कल बनाया था, मैंने कहा वो फुल स्पीड में जहाज जा रहा है, जो भी उसकी डिजाइन स्पीड है उस स्पीड में आ रहा है, ठीक है. तो इस टाइप का रहता है उसमें. तो जब आप लाइट होते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा. ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है BHP. लेट्स से मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से आपके पास 1000 BHP का इंजन है, ठीक है. होता है 10,000, 30,000, 40,000 का होता है. मैं 1000 का ले रहा हूँ एग्जांपल. 1000 BHP का इंजन है. आप खाली हो, मतलब बैलेस्ट में हो, ठीक है. सारी की सारी जो इंजन पावर है वो स्पीड में चली गई और आपको लेट्स से 20 नॉट्स मिल रहा है. सारी की सारी है आपने स्पीड में दी. और यूजुअली हम लोग जब BHP 1000 होती है ना, या 10,000, हम कभी भी 100% में नहीं जाते हैं. हम लोग जाते हैं 85% या 90%. और आपने ये टर्म सुना होगा MCR, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग. इंजन को आप 100% पे चलाओगे ना तो आपके थर्मल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इंजन में, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगता है. सो कभी भी इसमें नहीं जाते हैं, 85-90% में जाता है. सो आपने 1000 BHP है, आपने 1000 पूरी BHP जो भी है आपके पास, आपने दे दी सब स्पीड में, आपको 20 नॉट्स मिल रहा है. अब ये तो बैलेस्ट का है, ठीक है. अब आपने समझो 30,000 टन्स कार्गो लोड कर दिया. अब इतना ही पावर है आपके पास, उसमें आपको स्पीड भी चाहिए, उसमें आपको ये एक्स्ट्रा वेट भी आ गया. तो ऑब्वियसली आपको जो अब जो स्पीड मिलेगी वो 20 नहीं मिलेगी, वो मिलेगी समवेयर अराउंड 18 नॉट्स और समथिंग. क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ चली गई इस वेट को पुश करने में, बाकी की जो बनी है बची है वो स्पीड में चली गई. जैसे आप हो, आपको बहुत एनर्जी है, यंग मैन हो आप, खूब एनर्जी है आप में, ताकत है, आप भाग सकते हो. लेट्स से आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, राइट. अब अगर आपके उसमें
25-30 किलो का वजन रख देते हैं कंधे में आपके और आपको बोलते हैं भागो, तो आप 20 किलोमीटर की स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो ताकत है, पार्ट ऑफ द एनर्जी तो चले गई वो वजन उठाने में, और बाकी की जो एनर्जी बची है वो भागने के काम आ रही है। Isn't it? So, वैसे जहाज की BHP तो फिक्स्ड है, फुली लोडेड है, तो कुछ एनर्जी तो यहाँ चली जाएगी, वो जो कार्गो लोडेड है, बाकी जो बचेगी वो उस पर चली जाएगी। ठीक है, देयर इज समथिंग नोन एज शाफ्ट हॉर्स पावर, और ब्रेक हॉर्स पावर, ये तो वो है जो इंजन जनरेट कर रहा है। लेकिन आपका जो प्रोपेलर का जो शाफ्ट है, ये प्रोपेलर इधर में, यहां तक एनर्जी आने में थोड़ा सा बीच में लॉस हो जाता है। सो जो BHP जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी यहां नहीं पहुंचती है प्रोपेलर में, बीच में लॉस भी होता है। एनीवे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस वन, यहाँ पे आपका जैसे स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि आप अब लाइट हो, स्पीड आपकी 14 नॉट हो गई। स्पीड लॉस अगेन विल बी 25%। तो आपका अगर 14 है तो 14 का 25% 3.5 कितना हो गया, 3.5 नॉट कम हो जाएगा, और जब तक आप यहाँ 1/3 में आओगे तो आपका 1/3 लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन दिस इज व्हाट वी सेड, अबाउट 25%, about 1/3. It is not exactly 25%. 22 भी हो सकता है, 23, 24, 25, 26, anything around that. ठीक है, so speed loss would be in the same proportionate about. Okay, मैं किधर में था अभी? हाँ, upright condition में। Number 3 situation. So yesterday हम वहां तक पहुंच गए थे कि अगर आपका जहाज लिस्टेड है तो जिस साइड में लिस्ट होती है उस साइड में हिंडर करता है टर्न को, और जो साइड हाई साइड है उस साइड में टर्न करोगे तो टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा। असिस्ट करता है हाई साइड की ओर, हिंडर करता है लिस्ट साइड की ओर। सो पोर्ट लिस्टेड है, पोर्ट को टर्न करोगे तो हिंडर होगा, मतलब टर्निंग सर्कल बड़ा हो जाएगा। स्टारबोर्ड को, पोर्ट को लिस्टेड हो, स्टारबोर्ड को टर्न कर रहे हो तो असिस्ट करता है। Now, open waters and shallow waters. Open waters में जहाज यहां था और यहां से इधर आ गया। ठीक है, तो जो भी पानी यहां पे डिस्प्लेस हो रहा था वो सब जगह से भर जाता है। बहुत पानी है आउट एट सी, जहाज के नीचे से, साइड से, की सब जगह से पानी भर जाता है, ये वॉइड स्पेस को भरने के लिए। लेकिन शैलो वाटर्स में क्या होता है, डेप्थ कम होती है, पानी इतना ज्यादा नहीं होता है। सो इन शैलो वाटर्स क्या होता है, द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द वेसल इज नॉट इजिली रिप्लेस्ड, इतने आसानी से रिप्लेस नहीं होता है। तो यहां पे जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था जहाज, इट इज नॉट इजिली रिप्लेस्ड क्योंकि शैलो वाटर्स में पानी कम है। तो क्या होता है, आपका जो प्रोपेलर है और आपका रडर है वहां पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पार्शियल वैक्यूम, इसका मतलब सर, जब आप जहाज में यहाँ हो आउट एट सी, यहाँ से जब इधर आ रहे हो तो यहाँ पे क्या पीछे गड्ढा रह जाता है? नहीं नहीं, कौन पूछ रहा था? रिप्लेस का मतलब? हाँ जी, हाशमी जी। सो जब आप यहाँ पे हो ओपन सी में, तो यहाँ से जब यहाँ आ गए तो पीछे गड्ढा नहीं रह जाता है,
यहाँ पे जो पानी डिस्प्लेस कर रहे थे, यहाँ पे शिप डिस्प्लेस कर रहा था ना पानी, जिस पानी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा था, जब जहाज आगे मूव करता है तो वहां पे सब जगह से पानी भर, पीछे गड्ढा थोड़ी रह जाता है, सब जगह से पानी भरता है। तो वो पानी जो यहाँ पे है वो रिप्लेस हो जाता है। जो पहले वॉइड स्पेस थी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वहां पे रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये मतलब है। सो इन शैलो वाटर्स जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था जहाज, जब जहाज आगे मूव कर जाता है तो वहां पे जो रिप्लेसमेंट होता है पानी का, वो इतना आसानी से नहीं होता है क्योंकि पानी कम है। तो आपका प्रोपेलर और आपका रडर दोनों पार्शियल वैक्यूम में काम कर रहे हैं, मतलब पानी कम मिल रहा है उसको। अब जब प्रोपेलर को पानी कम मिलेगा तो क्या होता है, वो पानी कम फेंकेगा। पानी कम फेंकेगा तो मतलब रडर पे भी कम पानी लग रहा है, आपका रडर स्लगिश हो जाता है। मतलब इफेक्टिवनेस रडर की किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। अब क्योंकि शैलो वाटर में हो, पानी कम मिल रहा है, प्रोपेलर पानी कम फेंक रहा है, तो स्पीड भी कम हो जाती है। शैलो वाटर में हो, इंजन में लोड पड़ता है। स्क्वाट कर लिया मैंने आपके साथ? नहीं सर ओके, नहीं क्या। सो स्क्वाट होता है शैलो वाटर में, तो स्क्वाट होता है, उसकी वजह से भी स्पीड कम हो जाती है। फिर स्पीड कम हो जाती है क्योंकि लोड आता है इंजन में, आरपीएम कम हो जाता है, बाह वेव बढ़ जाती है। ठीक है, आगे से बाह वेव बढ़ जाती है तो मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है आगे से, तो उससे भी स्पीड कम हो जाती है। और रडर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है स्पीड पे। स्पीड कम है तो रडर की इफेक्टिवनेस कम है, स्पीड ज़्यादा है तो रडर की इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। ठीक है, ओपन वाटर्स में तो ओपन शैलो वाटर्स में the water which is displaced by the vessel is not easily replaced. वाइब्रेशन हो जाता है। क्यों हो जाते हैं वाइब्रेशन? क्योंकि वैक्यूम है वहां पे, पार्शियल वैक्यूम है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप बैलेस्ट में होते हो, मौसम खराब है और पिचिंग हो रही है, तो पिचिंग होती है तो प्रोपेलर पानी से थोड़ा सा बाहर आ जाता है पार्शली, और जब प्रोपेलर पानी से बाहर आता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस किया है कभी? मौसम जब खराब होता है तो प्रोपेलर रोलिंग पिचिंग हो रही है और आप बैलेस्ट में हो, तो प्रोपेलर इधर से बाहर आ रहा है, पिचिंग में बाहर आ जाता है, तो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपेलर को पानी नहीं मिल रहा है, हवा में है, वो आधा हवा में है और आधा पानी में है, तो वाइब्रेशन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं क्योंकि पानी कम है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ द रडर रिड्यूसेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस रडर की कम हो जाएगी तो टर्निंग सर्कल डायमीटर दुगनी हो जाती है। सो शैलो वाटर्स में क्या होता है कि बिकॉज पानी कम है यहाँ पे, हम व्हाट वी आर डूइंग इज योर टर्निंग सर्कल कर रहे हैं, तो ओपन वाटर्स में तो बहुत पानी है, राइट। इन शैलो वाटर्स एक, पानी कम होता है, स्पीड कम हो जाती है, रडर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, स्क्वाट हो जाता है। स्क्वाट होने से पिवट पॉइंट पीछे को आ जाता है, पिवट पॉइंट पीछे को आएगा तो टर्निंग सर्कल डायमीटर क्या हो जाती है? हाँ जी, टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाएगा सर। हाँ, ये यहाँ पे हमने किया था ना, ट्रिम, इवन कील और ट्रिम। तो जब शैलो वाटर में आप आते हो तो ट्रिम बढ़ जाती है स्टर्न को, ट्रिम स्टर्न को बढ़ जाएगी तो पिवट पॉइंट पीछे आ जाता है, टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाएगी। शैलो वाटर में आते हैं तो बाव वेव बढ़ जाती है, बाव वेव बढ़ जाती है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पिवट पॉइंट थोड़ा और पीछे हो जाता है, तो टर्निंग सर्कल डायमीटर और बढ़ जाती है। सो ओपन वाटर्स एंड शैलो वाटर्स,
तो ओपन वाटर्स में अगर आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोल्ड में दिखा रहा हूँ, ये अगर आपकी टर्निंग सर्कल डायमीटर है, in shallow waters your turning circle diameter can be something like this, even more, ज्यादा भी हो सकती है, डबल तक, अब दुगनी तक हो जाती है। ठीक है, सो इन ओपन वाटर्स अगर आपकी टर्निंग सर्कल डायमीटर ये है जो रेड वाली पर दिखा रहा था, इन शैलो वाटर्स दुगनी हो जाएगी, अप टू 2 टाइम्स हो जाती है, नॉट नेसेसरली 2 टाइम, अप टू 2 टाइम्स, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। रडर स्लगिश हो गया, पिवट पॉइंट पीछे आ गया, ट्रिम हो गया, स्पीड कम हो गई। इंजन में लोड आता है तो आरपीएम अपने आप कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, रडर स्लगिश होने लगता है। तो आपने हार्डर स्टारबोर्ड मार रखा है, रडर को तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, उतना उतना असर नहीं आ रहा रडर का जो नॉर्मली आना चाहिए। ओके, सो दिस, ये रीजन की वजह से ओपन वाटर्स में टर्निंग सर्कल डायमीटर आपकी डबल भी हो सकती है। ओके, सो ये आपके वो है। नाउ मैंने आपसे शुरू में पूछा था क्यों जरूरत है हमको ये दिखाने की, इतना इम्पोर्टेंट क्या है। एक आपने सही कहा कि यस, हमको दिखाना है कि हमारा एडवांस कितना है, ठीक है, कितना मेरा जहाज आगे जाएगा, ठीक है। तो आई मस्ट नो कि इमरजेंसी में मुझे टर्न करना, तो यस, कितना अथॉर्डशिप जाएगा इमरजेंसी में। तो मैंने अपना सीपीए कम से कम इतना रखना चाहिए, और लोडेड कंडीशन में सबसे बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है, ट्रिम होगी तो और बड़ा होगा। तो आपने अपना सीपीए कम से कम इतना रखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए आपका यहाँ से कोई जहाज आ रहा है ऐसे, और राइट हैंडेड प्रोपेलर है, अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम पीछे फेल हो गया, नॉट ऑटो पायलट, हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग फ्लैट पे वो फेल हो जाएगा। ऑटो पायलट फेल हो गया तो हैंड स्टीयरिंग में आ गया, उस पर हो गया तो आप रिमोट उस पर आ गए, इमरजेंसी में आ गए, या टेलर पे आ गए, नॉन फॉलो अप में आ गए, स्टीयरिंग फ्लैट से करने लगोगे। लेकिन अगर हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो गया पीछे, तो आपका रडर विल गेट स्टक हाथ स्टारबोर्ड, और स्टारबोर्ड है तो आप घूम जाओगे, आपका जहाज ऐसे घूमने लगेगा, और यहां से ये जहाज आ रहा है, यू माइट कोलाइड इनटू दैट शिप। या समझो इस जहाज का स्टीयरिंग फेल हो गया तो ये घूम जाएगा स्टारबोर्ड को, राइट, एंड ही माइट कोलाइड विथ यू, रिजल्ट कोलिशन, चाहे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो स्टीयरिंग का या उसका फेल हो। सो सीपीए कम से कम आपने उतना रखना है जितना आपकी टीसीडी है, उससे ज्यादा ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। सो दो चीजें मुझे पता चल गई, कितना एडवांस आगे जाएगा, कितना बीम में आएगा, उतना मुझे सीपीए रखना है। दूसरा चीज है कि मुझे अपना बोर्ड पॉइंट कहाँ पे रखना है। लेट्स से ये एक चैनल है, ठीक है, और मेरा कोर्स ऐसे आ रहा है, कुछ समझो ऐसे मैं चैनल में जा रहा हूँ, एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे थोड़े से शोल्स हैं, ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा दिया, कुछ आइलैंड्स है या कुछ शोल्स है, ठीक है। एंड लेट अस से कि ये जो आपके जो डिस्टेंसेस है, लेट्स से ये 1.5 नॉटिकल माइल्स है, ये लेट्स से 3.4 कर दो, इसको 4 नॉटिकल माइल्स कर दो, ऐसा सब एक रफ फिगर। और आपका टर्निंग सर्कल डायमीटर है लेट्स से 0.8 नॉटिकल माइल्स, 0.8।
तो अपना अबॉर्ट पॉइंट कहां पर रखेंगे? अबॉर्ट पॉइंट समझते हैं? हाँ जी, हाँ सर, उसके बाद पीछे टर्न नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो कहां पे रखना पसंद करेंगे आप? 4 miles. हाँ जी, Sir, 4 miles. यार थोड़ा जोर से बोलो यार, खाना खा के तो आवाज बढ़िया आनी चाहिए। Sir, 4 miles पे. 4 माइल्स पे, मतलब यहाँ कहीं पे ऐसे? Yes, sir. अच्छा, क्या कारण क्या है? क्यों रखेंगे सर यहाँ पे? अग्रवाल जी, Yes, sir. वहां पे रखने का कोई वजह है? ये सोच लो यहाँ पे आपके ओरल्स भी चल रहे हैं। सर एक तो डिस्टेंस काफी है इसका यहाँ पे, और हाँ, इजीली डिस्टेंस काफी है सर, 4 miles तो इजीली घूम सकता है। और अगर इन केस अगर कोई ट्रैफिक आउटबाउंड वेसल भी अगर हुआ तो नहीं भी समझो, सर कोई सेफ। नहीं, कोई समझो, कोई नहीं, आउटबाउंड कुछ नहीं है, मौसम अच्छा खासा है, बढ़िया मौसम है, क्लियर विजिबिलिटी है, कोई आउटबाउंड नहीं है। हाँ जी, रमनदीप, जल्दी Yes, बताओ यार, कहाँ पे रखोगे? रमनदीप, yes, sir. I'm thinking. हाँ, कहाँ पे रखोगे? रमनदीप, आप आस्किंग अ क्वेश्चन। Yes, sir. ये 4 miles के पास ही रखो. बट क्या कारण क्या है? Sir, like circle हो जाएगा फिर, because 1.5 बहुत near है इसको. Okay. Okay. So I will keep it somewhere, anywhere between here to here. यहाँ पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा टर्निंग सर्कल डायमीटर 0.8 है। अगर मुझे टर्न करना पड़ा यहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं घूमूंगा, मेरा जहाज ऐसे घूमेगा। Why? Because I am in shallow waters. This is the reason. बॉयज हैं वहां पे, बॉयज है का मतलब यू आर इन शैलो वाटर्स, एंड शैलो वाटर्स में आपका जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है वो दुगनी भी हो जाती है। देखने को बड़ा सही है कि 1.5 है, चलो ठीक है, अगर मुझे टर्न करना पड़ा तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा, लेकिन जब आप टर्न करने लगोगे तो पता चला कि जी ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो डबल हो रही है। सो इट इज ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड कि इन शैलो वाटर्स योर टर्निंग सर्कल डायमीटर डबल हो जाती है। अभी तो किया हमने ये सब, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू नो कि हमारी टीसीडी क्या है। ओके, सो नाउ दिस फिनिशेस विथ योर टर्निंग सर्कल। और भी फैक्टर्स होते हैं रिगार्डिंग दिस, थोड़ा मैं आपको पीपीटी पर दिखाऊंगा। तो ये कारण है, एक हम मुझे मालूम होना चाहिए इमरजेंसी में मेरा हेड कितना जाएगा, अबीम कितना जाएगा, एंड क्या कहते हैं सीपीए कितना रखना है, उससे ज़्यादा ही रखना है आपका, और शैलो वाटर्स में मुझे कहाँ पे अपना अबॉर्ट पॉइंट रखना है। ओके, नाउ आई विल
और भी चीजें हैं, जैसे अंडर कील क्लियरेंस आपकी क्या है, स्क्वाट कैसा है, शेप ऑफ द बाउ कैसा है। तो ये मेरा शिप है और ये सब जो वाटर लाइन है, ठीक है। लेट्स से मेरा टर्निंग सर्कल जो भी है इस पर्टिकुलर शिप के लिए। अब अगर इसको मैं हल को ऐसा काट देता हूं, इतना एरिया काट दिया मैंने, तो मेरा टर्निंग सर्कल छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस बच गया है। अगर मैं शेप और काट देता हूं, ऐसे काट देता हूं, इतना हिस्सा और काट दिया मैंने, तो मेरा टर्निंग सर्कल और कम हो जाएगा। और अब समझो मेरा यहाँ पे बल्बस बाव है, तो मेरा अंडर वाटर एरिया बढ़ गया, तो थोड़ा सा टर्निंग सर्कल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स बल्बस बाव होने से मेरे को स्पीड का भी फायदा मिलता है, रिजर्व बुओयेंसी मिलती है, पिचिंग कम होती है, राइट। तो मेरा बट अंडर वाटर वेटेड एरिया बढ़ गया है, तो मेरा टर्निंग सर्कल भी बढ़ जाएगा। सो शेप ऑफ द हल ऑल्सो मैटर्स, जिसको बोलता है द कट अप एरिया ऑफ द हल, राइट। नाउ यहाँ से हम हट रहे हैं एंड आई विल टेक यू टू द पीपीटीज। थोड़ा सा पीपीटी में देखेंगे। एक्सक्यूज मी हाँ जी सर, ये अबॉट पॉइंट एक होता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है? सर, एक से ज्यादा भी कर सकते हो आप, लेकिन एक और तो होता ही। सर, इसको सर कंसीडर करते टाइम खाली टर्निंग सर्कल देखेंगे, जैसे 0.8 था तो 1.6 हो गया, तो 1. चैनल में एंटर करने से पहले तो यस यू विल कंसिडर दैट। एक बार चैनल में आ गए, लेट्स से आप चैनल के अंदर घुस गए, नाउ इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यस प्लीज अब आपको जाना ही है, लेकिन स्पीड कम कर दो। हो सकता है टग अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वहाँ पे बर्थ अवेलेबल नहीं है, कास्ट ऑफ टीवी, या हो सकता है वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया हो। सो नाउ टर्निंग अराउंड इज नॉट पॉसिबल। Now you can only think of proceeding at slow speed, waiting till things improve, or proceeding to a place where you can safely, just drop your anchor underfoot, थोड़ा सा आधा shackle, एक shackle, ऐसा. ठीक है But you cannot turn around. ओके ये हमने देख लिया था। हाँ, एक चीज आपको बताना था मैंने, ड्रिफ्ट एंगल नहीं बताया मैंने आपको। जब जहाज टर्न कर रहा है, एक मिनट, एडवांस ट्रांसफर टैक्टिकल डायमीटर तो ये बता दी थी मैंने आपको। एक था हमारा ड्रिफ्ट एंगल, तो ये मेरा सर्कल बन रहा है और ये मेरा वेसल है, और जैसे मैंने आपसे कहा था, द बाउ ऑफ द वेसल विल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द सर्कल। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर मेरा पिवट पॉइंट है, ये जो सर्कल है ना, ये आपका पिवट पॉइंट बनाता है। और अब जहां पे ये पिवट पॉइंट है वो ये है, वहां पे मैंने टैंजेंट डाल दिया, ये है मेरा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट पे मैंने ये टैंजेंट डाल दिया, और ये सर्कल जो बन रहा है ये पिवट पॉइंट बनाता है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाता है, विच इज नॉट करेक्ट, इट इज द पिवट पॉइंट विच इज मेकिंग द सर्कल। नाउ ये जो येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको मैं पेंट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट एंगल। So drift angle between the fore and aft line of the ship and the tangent to the circle at the pivot point. Okay, that is what your drift angle is. Angle between the fore and aft line of the ship, that is the blue line,
and the tangent to the circle at the pivot point. Pivot point पे tangent डाल दीजिए, वो है angle. Now, when the ship is turning, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनेगा ये. एग्जैक्ट डायग्राम तो तब बनेगा जब आप अपनी पेंसिल से कंपास से बनाओगे. तो जब जहाज टर्न कर रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं तो उसका सेंटर होगा. ओके, तो हमारा जो बाव है वो ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है, ऐसे रेडियस में. ऐसे लगा आप वैसे बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा. लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट मोर एक्यूरेट. एक मिनट. ठीक है, तो वो कुछ ऐसे इस टाइप से बनेगा. वैसे ही ये आपकी 4.5 लाइन है. ओके, अब सिर्फ बाव टर्न नहीं कर रहा है, द एंटायर पिवट पॉइंट टर्न नहीं कर रहा है, एंटायर शिप इज टर्निंग. तो हमारा स्टर्न भी टर्न कर रहा है ऐसे, ठीक है. मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी टर्न कर रही है, वो ऐसे टर्न कर रही है. मेरा स्टर्न भी टर्न कर रहा है ऐसे, समथिंग लाइक दैट. मेरा बाव भी टर्न कर रहा है, बाव तो मैंने आपको दिखा दिया. सो एंटायर शिप इज टर्निंग, स्टर्न इज टर्निंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पिवट पॉइंट, और मेरा जो बाव है, बाव को मैं किससे दिखाऊं, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये भी टर्न कर रहा है वैसे. So, drift angle is the angle between the 4.5 line of the ship and the tangent to the circle. तो stern पे हमने ऐसे tangent डाल दिया. stern पे भी तो सर्कल बन रहा है, 4.5 लाइन है, तो ये आपका drift angle हो गया at the stern. Center of gravity में भी एक tangent डाल देता हूँ मैं, ये यहाँ पे मेरा एक एंगल बन गया. 4.5 लाइन और उसके बीच में टेंजेंट टू द सर्कल. पिवट पॉइंट पे भी वो बन गया है, और यहाँ पे भी बाव में मैंने अपनी 4.5 लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ एंड फिर मैं टेंजेंट डाल देता हूँ. तो ये मेरा यहाँ पे ड्रिफ्ट एंगल बन गया है. सो ड्रिफ्ट एंगल सबसे बड़ा जो होता है वो स्टर्न पे होता है, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बाव की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो थोड़ा कम हो जाता है, पिवट पॉइंट पर निल हो जाएगा, नेग्लिजिबल होता है, निल ले लिए चलिए. एंड जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं बाव पे, तो फिर आपका वो बढ़ जाता है, बट ऑन दी अदर साइड, स्टार्बोर्ड साइड में आ गया. सो ये डायग्राम खाली आपके ओरल्स के लिए, एग्जाम्स में बनाने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्स में खाली आप एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे, और सर्कल बना के यहाँ पे आपने वो डाल दिया और ये टेंजेंट डाल दी और ये दिखा दिया ड्रिफ्ट एंगल. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली समझाने के लिए है आपको, ओनली फॉर योर ओरल्स, कि ड्रिफ्ट एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है. अगर पूछता है तो बोलो सबसे ज़्यादा स्टर्न में होता है, फिर उसके बाद पूछेगा तो, नहीं तो बस वहीं पे चुप हो जाओ. So drift angle कहाँ होता है greatest? The greatest is at this thing. Don't start saying center of gravity में कम हो जाता है या pivot point पर निल हो जाता है, क्योंकि उसने पूछा नहीं है. जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है. ओके, ट्रांसफर ये मैंने आपको बता दिया है. ये है आपका ड्रिफ्ट एंगल. ओके, फिर ड्रिफ्ट एंगल आपका ये है आपका जो मैंने आपको समझाया था, बट ओनली फॉर योर ओरल्स.
Okay, factors affecting the ship handling qualities. ड्राफ्ट का मैंने बता दिया, ट्रिम का बता दिया, लोडिंग मतलब वही है लोडेड वेसल, पार्टली लोडेड वेसल, फुली लोडेड वेसल। ट्रिम का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पिवट पॉइंट कहाँ हो जाता है? ट्रिम बाय व्हेन द ट्रिम इज बाय स्टर्न, tactical diameter increases because the pivot point moves aft. Trimmed by the bows, the pivot point moves a little ahead, turning down the circle diameter will decrease. List का क्या असर होता है इसमें? Is to hinder the turn in the direction of the list. Port list है तो port के direction में hinder करेगा and assist a turn away from it. Port list है, port को turn करोगे बड़ा हो जाएगा और starboard को करोगे तो छोटा हो जाएगा. So a list to port decreases the tactical diameter of a ship turning to starboard. Port list से starboard के जो TCD कम हो जाएगा and vice versa. Speed मैंने बता दिया आपको, according to the speed, speed should not be less than 90%. ये जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जो हमने फुल स्पीड लिखा था ना, तो 100% पे कभी नहीं करते, 85%, 95% MCR मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग में की जाती है टेस्ट, तो ये स्पीड का क्राइटेरिया उसमें. ओके, often higher speed may result in a greater diameter. Tactical diameter of a loaded vessel will be greater at high speed, marginally less if the speed is slightly reduced. So tactical diameter of a loaded vessel will be greater at high speed and marginally less slightly reduced. मतलब more or less identical रहती है, कोई खास फर्क नहीं होता है. For a light vessel, TCD will be less if the speed is less and will increase if the speed increases. तो बैलेस्ट में स्पीड का फर्क पड़ता है, स्पीड कम है तो TCD कम है, स्पीड ज्यादा है तो TCD ज्यादा है. बट लोडेड में मार्जिनली लेस, इसका मतलब मोर और लेस आइडेंटिकल. रडर का डिजाइन, अब रडर का डिजाइन मतलब आपका जो हल है, ये आपका शेप आता है हल्का ऐसे, यहाँ पे आपका प्रोपेलर है और यहाँ पे आपका रडर है. रडर और हल के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा. जैसे यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, अब रडर अगर आपका और भी बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, तो इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा होगी. सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द रडर एंड द हल, उसका भी फर्क पड़ता है. अरे यार आवाज आ रही है सर? सही 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 सही. जैसा आ रही है. हाँ यार, ये मेरा स्क्रीन कभी कभी गायब हो जाता है. स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस यस. यस यस. ओके, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी. सो रडर डिजाइन क्या है? क्लियरेंस बिटवीन द रडर एंड द हल, इस पे भी डिपेंड करता है. स्मॉलर क्लियरेंस बिटवीन द रडर हल, मोर इफेक्टिव द टर्निंग एक्शन. तो रडर और हल के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो टर्निंग एक्शन आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. इफेक्ट ऑफ हल फॉर्म ऑन टर्निंग सर्कल, वो इसकी बात कर रहे थे. कटअप एरिया, हल का जो फॉर्म है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है. इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड, तो स्पीड आपकी कम हो जाती है. जब तक आप 90 डिग्रीज में आते हो, रैपिडली फॉल्स ऑफ, ठीक है. फॉर ऑल्ट्रेशंस एक्सीडिंग 90 डिग्रीज कंटिन्यूसली फॉल बट रिमेन मोर और लेस स्टेडी. कहने का मतलब ये है कि फॉर मीडियम साइज शिप्स, full speed lost about 1/4 of the original speed on turning through 90 degrees and about 1/3 of turning through 180 degrees. उसके बाद more or less steady. Heel during the turn,
हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये लास्ट का रहेगा मेरे ख्याल से, इसको भी कर देते हैं। जब हम वो करते हैं, हाई स्पीड में टर्न कर रहे हैं, लेट्स से मैं स्टारबोर्ड को टर्न कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, Yes, sir. सो लेट्स से मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ और मैंने हाथ स्टारबोर्ड दे दिया, तो मेरा जहाज कहाँ को लिस्ट होता है? हाँ जी, पोर्ट को लिस्ट होता है। ओके, एनीवन Port एल्स? side. ओके, पोर्ट को लिस्ट होता है, वेरी गुड। सो यही हम कहते हैं ना कि जहाज में ध्यान दिया करो, जब भी कुछ होता है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अपनी आंख कान खुले रखो। तो जब हम लिस्ट वो करते हैं, हेल्म देते हैं, मैं यहाँ पर 2 इमेज बना रहा हूँ। ये आपका जहाज है इधर कहीं पे, और ये पीछे आप, अरे यार भाई सब लोगों, स्क्रीन मेरा गया, I'll have to come back again, रीस्टार्ट करके आना पड़ेगा मुझे भाई। आपको आवाज़ तो आ रही है लेकिन फिर से रुक के आता हूँ मैं। हाँ, जस्ट रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। Okay, sir. ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बार बार।
ओके एवरीवन, हाँ जी पहुंच रही है आवाज? तो गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस। तो ये मेरा जहाज है। कहाँ गया मेरा जहाज? 5-6 मिनट रह गए, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। हीलिंग ड्यूरिंग द टर्न। सो ये मेरा शिप का मैं शेप दिखा रहा हूँ ऐसे, राइट। और ये वाटर लाइन है, यहाँ पे मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पिवट पॉइंट नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पीछे मेरा रडर है यहाँ पे, ठीक है, रडर स्टॉक। और ये मेरा शिप है, ठीक है। पिवट पॉइंट आगे है, सेल कर रहे हैं हम, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है। सो जब मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ और मैंने हाथ स्टारबोर्ड मार दिया, ठीक है, तो मैंने हाथ स्टारबोर्ड कर दिया ऐसे। इमेज 1, इमेज 2 को देखिए आप, मैंने हाथ स्टारबोर्ड दे दिया, तो मतलब पानी का फोर्स यहाँ पे लग रहा है रडर पे, ठीक है, एंड टर्निंग लीवर है, एंड माय शिप स्टार्ट्स टू टर्न टू स्टारबोर्ड। नाउ फोर्स कहाँ पे लग रहा है मेरा? इमेज 1 में देखिए, पानी के नीचे रडर पे लग रहा है। जब हम रडर हाथ स्टारबोर्ड डालते हैं या हार्ड पोर्ट डालते हैं, जो पानी का फोर्स लगता है वो किधर लग रहा है? रडर पे लग रहा है। तो मतलब ये पॉइंट फिगर 1 में जो मैंने ब्लू दिखा रखा है, वहां पे फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लग रहा है, तो पहले स्टारबोर्ड को लिस्ट होगा जहाज, ठीक है। तो मैं ये इमेज 2 में दिखा रहा हूँ आपको कि जहाज कहाँ को लिस्ट हो रहा है? स्टारबोर्ड को लिस्ट हो रहा है ऐसे। ओके, ये एक मेरा लैपटॉप का स्क्रीन समझो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अगर मैं नीचे से पुश लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे को, तो ऊपर की हिस्सा मेरी तरफ टिल्ट कर जाएगा। सही है सर, मैंने फोर्स लगाया है अंदर की ओर, करेक्ट? यस यस। और अगर यही फोर्स मैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगा रहा हूँ, तो ऊपर का हिस्सा पीछे को जाएगा और नीचे वाला हिस्सा विल टर्न टुवर्ड्स मी, करेक्ट? यस सर यस। ओके, सो यही चीज यहाँ भी होती है। फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे? अब क्योंकि यहाँ पर रडर फोर्स है और रडर पानी के नीचे है, तो जो इफेक्ट आ रहा है वो पानी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ रहा है। तो फोर्स है, तो मेरा एक फोर्स लग गया है स्टारबोर्ड साइड को। तो जहाज पहले स्टारबोर्ड साइड को हील करेगा बिकॉज ऑफ रडर फोर्स। कौन सा फोर्स? रडर फोर्स। उसके बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है या सेंट्रीपीटल फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से फिर वो पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपीटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो रडर फोर्स से ज्यादा होता है। तो अब जहाज पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा। इनिशियली कहाँ को लिस्ट करेगा? स्टारबोर्ड को, बिकॉज ऑफ द रडर फोर्स, ठीक है। सो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपकी, स्टारबोर्ड को लिस्ट कर रहा है पहले, और उसके बाद फिर पोर्ट को लिस्ट करने लगेगा बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर दैन द रडर फोर्स। ये इमेज 3 में दिखा रहा हूं आपको। अब आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया, रडर को मैंने मिडशिप्स कर दिया इमेज 2 में, तो ये जो रडर फोर्स है वो तो खत्म हो गया। इमेज 3 में, इमेज 3 में देखो,
ये रडर फोर्स आपने खत्म कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो पोर्ट की लिस्ट है वो और बढ़ जाएगी, isn't it? क्योंकि जो स्टारबोर्ड वाला फोर्स था वो तो आपने, जो काउंटर फोर्स था उसको आपने हटा दिया। जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो पोर्ट का लिस्ट और बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे करते, क्योंकि रडर मिडशिप्स में है, धीरे धीरे करते क्या हो जाएगा, जहाज फिर स्टेडी हो जाएगा और अपराइट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसी जहाज में रडर मिडशिप्स है, विंड ब्लो कर रही है। विंड ब्लो कर रही है तो विंड कहाँ एक्ट कर रही है, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट्स से स्टारबोर्ड साइड से विंड आ रही है और स्टारबोर्ड साइड से विंड एक्ट कर रही है, जो फोर्स लग रहा है विंड का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लग रहा है, तो कहाँ को लिस्ट होगा जहाज, पोर्ट साइड। बस वही है, फोर्स लग रहा है, रडर फोर्स लग रहा है पानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे, तो स्टारबोर्ड को लिस्ट कर रहा है। फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर विंड का, तो पोर्ट को लिस्ट कर रहा है। सो इनिशियल लिस्ट क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द साइड यू आर ऑल्टरिंग। स्टारबोर्ड को ऑल्टर करो तो स्टारबोर्ड के साइड को लिस्ट होगा, पोर्ट को करोगे तो पोर्ट के साइड को लिस्ट होगा इनिशियली, ड्यू टू रडर फोर्स। देन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is greater than the rudder force, आप पोर्ट को लिस्ट करेंगे। उसके बाद जब आप रडर मिडशिप्स कर देते हैं तो रडर फोर्स आपने हटा दिया, मतलब वो जो स्टारबोर्ड को जो फोर्स लग रहा था वो आपने हटा दिया, तो जहाज और लिस्ट हो जाएगा पोर्ट को। जैसे आप लोग रस्सा खींच कर रहे हो, दोनों साइड से रस्सी खींची जा रही है, दोनों लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक साइड वाला अगर छोड़ देगा तो दूसरी साइड क्या होगा, गिरेंगे ना, दूसरी साइड को फोर्स बढ़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। सो वैसे यहाँ पे है, एक साइड का फोर्स आपने कम कर दिया, हटा दिया बिल्कुल, तो लिस्ट पोर्ट की और बढ़ेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जहाज अपराइट हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि initially when the this thing vessel will heel inwards. Inwards means towards the direction, because the rudder force is acting on a point below the center of gravity. As the ship begins to turn, the centripetal force, which is greater than the rudder force, overcomes the tendency to heel inwards and causes her to heel outwards, other side में। और ये बहुत noticeable होता है जब हाई स्पीड में आप टर्न कर रहे हो। इफ द व्हील इज ईस्ट क्विकली, अब आपने रडर को मिडशिप्स कर दिया, द आउटवर्ड फोर्स विल इंक्रीज, जो हील है आपकी पोर्ट की लिस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द काउंटर एक्टिव रडर फोर्स इज रिमूव्ड, व्हाइल द सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी भी है। ओके, सो दैट इज व्हाई, सो ये आपका और एक क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है सर। एडवांस ट्रांसफर, टैक्टिकल डायमीटर, ड्रिफ्ट एंगल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है टर्निंग सर्कल डायमीटर में, ट्रिम का क्या असर पड़ता है, लिस्ट का क्या पड़ेगा और शैलो वाटर का क्या पड़ेगा। Why does the turning circle diameter increase in shallow waters? Explain the effect of turn on speed. कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका स्पीड का क्या में क्या असर पड़ता है टर्निंग से, उसमें टर्न जब आप टर्न करो तो स्पीड कम हो जाती है 25% और 1/3 हो जाती है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड। Explain the heeling of the vessel during turn. Explain the factors affecting handling quality. Caution with the following question. The effect of speed on turn.
स्पीड कम है तो टर्निंग सर्कल डायमीटर कम है, स्पीड ज़्यादा है तो टर्निंग सर्कल डायमीटर ज़्यादा हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टर्न ऑन स्पीड 20%, 25% और 1/3। सो स्पीड, क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए, स्पीड ऑन टर्न, टर्न ऑन स्पीड, वर्ड बदल दिए बस, आंसर बदल जाता है। ओके सर, चलिए, दैट्स इट। नेक्स्ट Okay, क्लास sir. में जब Thank आएंगे, you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में जब थैंक आएंगे यू तो, सर। हाँ जी, अब सबकी आवाज निकल रही। चलिए, ओके।